सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर 24 परगना में विस्फोटकों को सीआईडी ने धमाके से नष्ट किया है। लेकिन धमाका इतना जोरदार था, ऐसा लगा जैसा कि एक परमाणु बम का विस्फोट हो रहा हो या टेस्ट किया जा रहा हो। इस धमाके की वजह से इलाके के कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद गांव के लोग इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को ही आग के हवाले कर दिया। जोरदार धमाका, चारों तरफ फैली ज्वाला और आसमान में ऊपर तक उठता काला धुआं। ब्लास्ट की ये तस्वीरें आपको परमाणु बम के धमाके की याद दिला देगी। जिस तरह से विस्फोटकों के धमाके के साथ दूर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी, जिस तरह से आग की लपटें उठती नजर आई, जो काला धुआं आसमान की तरफ उठा, उसने एक पल के लिए तो खौफ पैदा कर दिया। दरअसल ये ब्लास्ट हुआ है पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में, जहां नेहाटी इलाके में 2 दिन पहले सीआईडी को बड़ी संख्या में विस्फोटक मिले थे। इन विस्फोटकों को नष्ट करने के लिए सीआईडी की टीम ने गंगा नदी के किनारे लाकर धमाका किया। यह धमाका इतना जोरदार था कि पूरे इलाके में कंपन पैदा हो गया। अंजाम ये हुआ कि आसपास के कई घरों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। इन घरों की तस्वीर देखिए, कैसे एस्बेस्टस की शीट से बनी घरों की छत ही धमाके के साथ उड़ गई। कई मकानों की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई। बाहर में खड़ा थे, बच्चा घर में था, लड़का यहाँ सोया हुआ था। आके देखे पूरा इन्वेस्टर मेरा लड़का के ऊपर गिर गया था। अपने घर तबाह होने से लोग आक्रोशित हो गए। सड़क पर उतरकर लोग हंगामा करने लगे और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। टी न्यूज़ नेशन। कैसे तमाम देश के आंदोलन में फ्री कश्मीर का झंडा बुलंद होने लगता है। कौन है वो जो लगातार देश के विरोध के इन आंदोलन को अपने एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करने लगता है। देखिए ये रिपोर्ट। जेएनयू में मारपीट के विरोध पर प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है और तख्तियां कश्मीर की लहराई जा रही हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से कश्मीर तक ये कश्मीर के पोस्टर क्या देश विरोधी ताकतों की साजिश है? ये बड़ा सवाल देश के सामने है। कैंपस के मुद्दे में कश्मीर कैसे? दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में जेएनयू में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। यहाँ भी जेएनयू की तरह आजादी के नारे लगाए जा रहे थे। वैसे तो प्रदर्शन हिंसा के खिलाफ दिख रहा था, लेकिन इस भीड़ में एक पोस्टर ऐसा था जो पूरे प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर रहा था। कैंपस के मुद्दे में कश्मीर कैसे? कहां जेएनयू में मारपीट का मसला और कहां कश्मीर का मुद्दा। ड्यू के सेंट स्टीफेन कॉलेज में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान कश्मीर आजादी के पोस्टर लहराए गए। दावा यह किया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान कश्मीर आजादी के नारे भी लगे। देश विरोधी नारेबाजी के आरोप में कितना दम है, इस बात की जांच भी शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसकी जांच में जुट गई है। फोटो के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। दिल्ली की तरह मैसूर यूनिवर्सिटी में भी जेएनयू में हिंसा के विरोध के नाम पर मशाल मार्च का आयोजन किया गया था। करीब 300 छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों के बीच एक ऐसा भी था जिसने फ्री कश्मीर का पोस्टर पकड़ रखा था। इससे पहले मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर भी जेएनयू स्टूडेंट्स के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान फ्री कश्मीर का पोस्टर दिखा था। ऐसी देश विरोधी हरकत पर जब पुलिसिया कार्रवाई का खौफ हुआ तो पोस्टर दिखाने वाली लड़की महक मिर्जा ने कभी गलती से दूसरे का पोस्टर उठाने के लिए दलील दी, तो कभी कश्मीर में इंटरनेट की मांग पर पोस्टर दिखाने की बात कही थी। वैसे अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस की जांच में वो कौन आरोपी सामने आता है जिसने जेएनयू हिंसा के विरोध की आड़ में कश्मीर पर पाक के प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश रची थी। टीम न्यूज़ नेशन। धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में जबरदस्त अमन शांति है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत को यह भरोसा दिलाने के लिए हिंदुस्तान ने तय किया कि कुछ विदेशी एम्बेसी के एम्बेसडर्स को या नुमाइंदों को जम्मू कश्मीर की यात्रा कराई जाए। 2 दिन की यात्रा पर 16 सदस्यीय दल जम्मू कश्मीर पहुंचा, जहां पर पीडीपी के कुछ नेताओं से मुलाकात की, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और उसके साथ साथ उनका प्रोग्राम आगे भी है। लेकिन पीडीपी ने उन 8 लोगों को अपनी सदस्यता से अलग कर दिया जिन्होंने इस प्रतिनिधि दल से मुलाकात की। अब आप इसी से समझ जाइए कि पीडीपी जैसे दल की मानसिकता क्या है। कश्मीर घाटी के दौरे पर गए 16 विदेशी राजनयिकों की यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कैसे कश्मीर में अमन की नई सुबह हो चुकी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 5 महीने बाद घाटी में हालात का जायजा लेने के लिए 16 विदेशी राजनयिकों का दल
2 दिन के कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर के अलावा बांग्लादेश, वियतनाम, नॉर्वे, मालदीव, दक्षिण कोरिया, मोरक्को और नाइजीरिया के राजनयिक शामिल हैं। इन विदेशी राजनयिकों ने कश्मीर के सियासतदानों से मुलाकात की। वहीं सेना अधिकारियों ने कश्मीर के सुरक्षा हालात की जानकारी विदेशी मेहमानों को दी। सरकार ने यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधियों को भी न्योता दिया था, लेकिन बाद में कश्मीर आने की बात कहकर इस दौरे का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया गया। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर महीने में यूरोपीय यूनियन के 25 सदस्यों का एक दल जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुका है। इन लोगों ने स्थानीय निवासियों से भी मुलाकात की थी और कश्मीर के हालात को लेकर भारत सरकार की तारीफ की थी। वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे रखी है, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में हाउस अरेस्ट किए गए सभी नेताओं को छोड़ा जाए, जमीन का हक दिए जाने को लेकर हिमाचल की तर्ज पर 371 लागू हो, जॉब में स्थानीय लोगों को उनका हक मिले। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही है 370 को खत्म करो, 35 को खत्म करो, तो हमें 371 और 90 साल के राइट दे दो। और ये जो जेल में हिंदुस्तान का नाम झंडा उठाकर जो जेल में थे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, अगर इनने जुर्म किया, देशद्रोही किया तो केस चलाओ, और अगर नहीं किया है तो इनको आजाद करो। अब सरकार की कोशिशों के बाद कश्मीर की सर्द वादियों में आज अमन और चैन नजर आ रहा है। जब से कश्मीर को धारा 370 से आजाद किया है, तब से घाटी की फिजा में शांति की नई सुबह हो चुकी है और जिस प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान दुनिया में उछाल रहा था वो फेल हो चुका है। आज कश्मीर अपना मुस्तकबिल लिखने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। श्रीनगर से इद्रिस लोन के साथ टी न्यूज़ नेशन। भारतीय फौज की कमान संभालने के बाद पहली बार स्थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे सियाचिन पहुंचे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जहां पर युद्ध जैसे हालात लगातार बने रहते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजें एक दूसरे के सामने होती हैं, वहां भारतीय फौज जिस मुस्तैदी से अपनी सीमा की सुरक्षा करती है, ये अपने आप में काबिल तारीफ नहीं बल्कि हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करने के बराबर है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से जहां -40 का तापमान हो वहां हमारे जवान मुस्तैदी से कहते हैं भारत की जय। अपने शूरवीरों के साथ भारत माता की जय बोलकर हिंदुस्तानी फौज के नए जनरल ने ऐलान कर दिया कि हम किसी भी परिस्थिति में दुश्मन को धूल चटाने की ताकत रखते हैं। भारतीय जवानों के साथ आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे की यह तस्वीरें दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे मुश्किल रण क्षेत्र सियाचिन की है। भारतीय सेना की कमान संभालने के बाद आर्मी चीफ पहली बार सियाचिन के दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले आर्मी चीफ वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, सैल्यूट किया। आर्मी चीफ के साथ उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह भी मौजूद रहे। यहां आर्मी चीफ के स्वागत के लिए बर्फ से ढकी वादियों के बीच ही ब्रेकफास्ट का इंतजाम किया गया था। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरों के साथ नाश्ता किया। इस दौरान जनरल नरवणे ने अपने जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। आर्मी चीफ ने सियाचिन को रणनीतिक तौर पर बेहद अहम बताया और कहा कि भारतीय सेना दुश्मन के नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। You all know that this is a very important, strategically important location at the very head of our defenses, and it is absolutely essential for us to remain ever vigilant and in control of these strategic heights, because they form the key to the rest of the defenses of Ladakh and the rest of J&K. We are aware that everyone operating here is in very tough conditions, inhospitable terrain and weather, and we are doing our best to make sure that whatever is required. भारतीय सेना की उत्तरी कमान के पास पाकिस्तान और चीन से लगती सीमा की देखरेख का जिम्मा है। आर्मी चीफ 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर है। सियाचिन के बाद कश्मीर घाटी में भी वो सुरक्षा का जायजा लेने जाने वाले हैं। टी न्यूज़ नेशन। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी अब धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही है। हालांकि दोनों देशों ने एक एक कदम पीछे बढ़ाया। पहले अमेरिका की तरफ से हमला हुआ, ईरान ने जवाब दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रुक गए हैं। मामला अभी बस आपस में अटका पड़ा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया की सांस इस बात को लेकर फंसी पड़ी है कि क्या ये युद्ध जैसी परिस्थिति और आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर हमला करने में काबिज हैं। दोनों के पास परमाणु हथियार हैं और दोनों के पास एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बहुत बड़ी ताकत भी।
ईरान और अमेरिका आज बम और बारूद से खेल रहे हैं। दोनों मुल्कों के बीच छिड़ा संग्राम जंग की शक्ल अख्तियार करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। न तो ईरान पीछे हटने को तैयार है, न ही अमेरिका। ऐसे में हमले की धमकी अब धीरे धीरे बम धमाकों में बदल चुकी है। एक बार फिर इराक में अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाया गया है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास 2 रॉकेट से हमला किया गया। रॉकेट दागने की घटना की अमेरिकी सेना की तरफ से पुष्टि की गई है। अमेरिकी सेना के प्रवक्ता कर्नल माइल्स बी कैंगिस ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है। कैंगिस ने ट्वीट करते हुए कहा है, 8 जनवरी को रात 11:45 पर बगदाद के इंटरनेशनल जोन में छोटे रॉकेट दागे गए। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि बगदाद के ग्रीन जोन में 2 कत्यूशा रॉकेट दागे गए। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। बगदाद का ग्रीन जोन इलाका बेहद अहम है। बगदाद का ग्रीन जोन इलाका बेहद सुरक्षित इलाका है। इसी इलाके में अमेरिकी दूतावास भी है। दूसरे देशों के दूतावास भी इसी इलाके में है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमले के 24 घंटे बाद बगदाद के ग्रीन जोन में यह अटैक हुआ है। यह अटैक उस वक्त हुआ जब अमेरिका की तरफ से नरमी के संकेत दिए जा रहे थे। लेकिन इस हमले के बाद दुनिया पर जंग के बादल मंडराते दिख रहे हैं। As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over. Iran has been the leading sponsor of terrorism, and their pursuit of nuclear weapons threatens the civilized world. मंगलवार को अमेरिका के हमले में ईरान के टॉप कमांडर अबू महदी अल मुहदीस की मौत हो गई थी। मुहदीस हशीद अल शाबी नाम के गुट की अगुवाई करते थे। अमेरिका इस गुट पर रॉकेट से हमला करने का आरोप लगाता रहा है। इस गुट के तेहरान से बेहद अच्छे रिश्ते रहे हैं। कुछ संगठनों ने मुहदीस की मौत का बदला लेने का भी ऐलान किया है। यही गुट है जो ईरान और अमेरिका को जंग के मुहाने तक ले जाने की वजह बन सकते हैं। न्यूज़ नेशन। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली जब मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बहुत ही करीबी एजाज लकड़ावाला पटना में गिरफ्तार किया गया। काफी वक्त से फरार चल रहा था। उसकी पत्नी को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है फर्जी पासपोर्ट के बेसिस पर। तो आप समझिए कि एजाज लकड़ावाला हिंदुस्तान में रहकर कैसे फिरौती का काम करता था। एजाज भाई बोल रहा हूँ, लकड़ावाला। हाँ एजाज भाई, मैं एक बार फोन करता हूँ, पार्टी दूसरे दिन बराबर फोन करती है। तो फुकट का टेंशन में आ जाओगे। आप अच्छे आदमी हो इसलिए फोन करके बता रहा हूँ, ये तो फुकट में खपा दूंगा। शौकत सरकार एमके बिल्डर सबको समझाया था, नहीं माने तो 5-5 साथ में गए। बॉडीगार्ड रखने के बाद भी मेरे को देते हैं। टाइगर मेमन, मुस्तफा मजनू जितने भी गए ना, सबको सब लोग ने मेरे को दिया है। बॉम्बे में जितने भी आज सेठ का काम मैं ही संभालता हूँ। उसको फोन कर दिया, उसने दूसरे दिन काम पटा दिया। मैं जब तक बीच में वो समझ जाओ सही है, बाद में फिर सेठ का दिमाग आप जानते हो। मेरे को बोलेंगे तो मैं खुद ही आके मार दूंगा। समझ रहे कि नहीं? ईस्ट वेस्ट वाले ने कितनी सिक्योरिटी रखा था, मार दिया कि नहीं उसको। एजाज लकड़ावाला मुंबई के बिल्डर लॉबी में किस तरह खौफ का दूसरा नाम था, उसकी बानगी भरे ही ये ऑडियो रिकॉर्डिंग। बीते दिनों मुंबई के एक बिल्डर को जब मुंबई का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर धमका रहा था, तब ये रिकॉर्डिंग सामने आई। पुलिस ने इस मामले में उसके खिलाफ आपराधिक धमकी और उगाही का मामला दर्ज किया हुआ है। मुंबई का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला गिरफ्तार हो चुका है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पटना से एजाज लकड़ावाला को दबोचा है। कभी अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का सहयोगी रहा एजाज लकड़ावाला आखिरकार मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। बताया जा रहा है कि लकड़ावाला नेपाल के रास्ते बिहार की राजधानी पटना पहुंचा था। यहां मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद से उसे दबोच लिया। पिछले 6 महीने से एजाज लकड़ावाला को पकड़ने के लिए कोशिशें जारी थी। लकड़ावाला को पटना के जक्कनपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 21 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। लेकिन एजाज लकड़ावाला तक पहुंचने में पुलिस को उसकी बेटी सोनिया लकड़ावाला ने अहम सूचनाएं दी। ये तस्वीरें बीते साल 29 दिसंबर की है, जब एयरपोर्ट से मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने सोनिया लकड़ावाला को फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागने की कोशिश में पकड़ लिया था। सोनिया लकड़ावाला नेपाल जाने वाली एक उड़ान में सवार होने वाली थी, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया था। पुलिस के मुताबिक सोनिया लकड़ावाला ने ही पुलिस को पूछताछ के दौरान कई सूचनाएं दी थी। इस दौरान इस बात का भी पता चला था कि लकड़ावाला 8 जनवरी को पटना आ रहा है। एजाज यूसुफ लकड़ावाला की बेटी हमारे पास 28 दिसंबर से अरेस्टेड थी, तो उसके इंटरोगेशन में हमको एजाज यूसुफ लकड़ावाला के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली। हमें इस तरह की एक इन्फॉर्मेशन थी कि 8 जनवरी 2020 को एजाज यूसुफ लकड़ावाला पटना शहर में आने की शक्यता है।
पुलिस से बचने के लिए लकड़ावाला यूएस, मलेशिया, यूके, नेपाल में भागता फिरता रहा है। लकड़ावाला के खिलाफ 25 जबरन वसूली के मामले दर्ज हैं, जबकि उसके खिलाफ 80 और शिकायतें भी रजिस्टर हैं। पुलिस ने बताया कि पहले लकड़ावाला दाऊद के साथ था, लेकिन छोटा राजन के अलग होने पर वो उसके साथ चला गया था। फिर साल 2008 में लकड़ावाला छोटा राजन से भी अलग हो गया और अपना अलग गैंग बना लिया था। साल 2003 में ऐसी अफवाह थी कि बैंकॉक में दाऊद गिरोह के हमले में उसकी मौत हो गई है, लेकिन वो बच गया था और इस हमले के बाद लकड़ावाला बैंकॉक से कनाडा चला गया। टीम न्यूज़ नेशन। पूरे देश भर में जबरदस्त सर्दी का माहौल बना हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ जरा सा भी नजर डालें तो हर जगह जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। इतनी जबरदस्त कि अब शिमला के लोग कराह कर कहने लगे हैं, भाई अब तो बंद हो जाए। लगातार हो रही बर्फबारी से हिमाचल की राजधानी शिमला की तस्वीर ही बदल चुकी है। यहां जिंदगी की रफ्तार पर बर्फबारी ने ब्रेक लगा दिया है। सड़कें, मकान और गाड़ियां बर्फ में दब चुकी हैं। बर्फ की मोटी मोटी चादरों ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है। ऐसा लगता है मानो यहां हिमयुग आ गया हो। देखिए कैसे गाड़ियों पर मोटी मोटी बर्फ की चादर है, तो वहीं मकान की छत पर भी बर्फ का डेरा है। यहां देखिए कैसे बर्फ के बीच ये गाड़ी फंसी हुई है। रास्ते हैं लेकिन बर्फ में दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हर जगह सफेद आफत का साम्राज्य है। शिमला में आमतौर से ऐसी तस्वीर कम ही देखने को मिलती है, लेकिन इस बार बर्फबारी ने शहर को पूरी तरह से सफेद बना दिया है। हरे भरे पेड़ भी सफेद नजर आ रहे हैं। रास्तों पर बर्फ का कब्जा है। ऐसे में रोजमर्रा का काम करें तो आखिर कैसे? कहीं बर्फ ने बेबस किया है तो कहीं बर्फ से जद्दोजहद कर रहे हैं लोग। देखिए कैसे जेसीबी मशीन की मदद से रास्ते पर जमी बर्फ को साफ किया जा रहा है, ताकि आम जनजीवन को कुछ रफ्तार दिया जा सके। अब देखिए हिमाचल के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट नरकंडा में बर्फबारी के हालात कैसे बन गए। यहाँ बर्फबारी में जिंदगी फंसती नजर आ रही है। देखने में भले ही ये फिजा खूबसूरत लग रही हो, लेकिन बर्फबारी ने यहाँ के रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालांकि रास्ते को खोलने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बर्फबारी इतनी हुई है कि सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। शिमला के अलावा लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और किन्नौर की ऊंची पहाड़ियों वाले इलाकों में भी पिछले 3 दिनों में भारी बर्फबारी हुई है। कल्पा और लाहौल स्पीति के जिले का केलांग भी बर्फबारी की भीषण मार से बच नहीं पाया। सोलन में 46 मिलीमीटर जबकि पालनपुर में 42 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि हिमाचल को फिलहाल बर्फबारी से राहत मिलने वाली नहीं है और 1-2 दिन ऐसे ही भारी बर्फबारी होती रहेगी। यानी फिलहाल हिमाचल पर हिम वर्षा का हमला होता रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। गुजरात के सूरत में आज दिल दहलाने वाली एक घटना हुई। एलपीजी सिलेंडर से भरे एक ट्रक और स्कूल बस की भिड़ंत हुई और उसके बाद एलपीजी सिलेंडर आग के गोले की तरह, बम की तरह फटने लगे। इतनी भीषण आग देखिए आप। हाईवे पर भीषण आग का कोहराम। पहला धमाका, फिर दूसरा धमाका और ये तीसरा धमाका। इन धमाकों से दहल गया हाईवे। आग के कहर की ये तस्वीर गुजरात के सूरत की। हाईवे पर चारों ओर आग ही आग दिखाई दे रही है। आग की भयानक लपटों से पूरा इलाका लाल हो गया है। बताया जा रहा है सूरत के ओलपाट के पास एलपीजी सिलेंडर से भरे एक ट्रक और स्कूल बस में टक्कर हो गई। बस में स्कूली बच्चे सवार थे। हादसा होते ही फौरन बस से स्कूली बच्चों को उतारा गया, लेकिन अचानक ट्रक में आग लग गई। गनीमत ये रही कि बस से बच्चे उतर चुके थे, क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया और ट्रक में रखे सिलेंडर बम के गोलों की तरह फटने लगे।
सिलेंडरों में धमाके से लोग सहम गए। आग की चपेट में स्कूली बस भी आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाईवे के दोनों तरफ आग के भयानक शोले उठ रहे हैं। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुआं आसमान पर छाया हुआ है। लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को हादसे की खबर दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि ट्रक जलकर खाक हो गया। सिलेंडर में धमाके से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी आग बुझाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात ये रही, स्कूली बच्चे वक्त रहते रेस्क्यू कर लिए गए थे और बड़ा हादसा टल गया। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाएं साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की एक और फिल्म सामने है और उसकी दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। फिल्म दरबार आज रिलीज हुई और जो क्रेज दिख रहा है उसके बारे में हम क्या कहें, आप खुद ही देख लीजिए। पुलिस ऑफिसर है वो। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म दरबार रिलीज क्या हुई, उनके सैकड़ों फैन सड़क पर निकल आए। कोई थिएटर के बाहर आतिशबाजी करने लगा तो कोई थिएटर के बाहर केक काटकर जश्न मनाने लगा। कई फैंस तो गाजे बाजे के साथ नाचते गाते भी दिखे। कई फैंस तो रजनीकांत के पोस्टर के आगे पूजा करते नजर आए। दरअसल लोगों की ये दीवानगी साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को लेकर है, जिनकी फिल्म दरबार को देखने के लिए उनके फैंस सिनेमा हॉल में उमड़ पड़े हैं। ये सिनेमा हॉल के अंदर फिल्म देख रहे दर्शकों का वीडियो है, जिसमें आप ज्यादातर दर्शकों को नाचते हुए देख सकते हैं। दरबार की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ रजनीकांत के ही चर्चे हो रहे हैं। टॉप 10 ट्रेंड्स में फिल्म से जुड़े 2 हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। सुबह के शो के लिए सुबह 3 बजे से ही उनके फैंस थिएटर पहुंच गए। आतिशबाजी के साथ उनके फिल्म का स्वागत किया जा रहा है। हालत यह है कि सिनेमाघरों के बाहर मेले की तरह लोग जमा हैं और फिल्म देखने के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। फिल्म दरबार में रजनीकांत पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आए हैं। लंबे समय के बाद वो पुलिस वाले के किरदार में नजर आए हैं। इस फिल्म को AR मुर्गदास ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु। रजनीकांत के फैंस सोशल मीडिया पर फिल्म की रिलीज पर हो रहे जश्न की फोटोज और वीडियोज भी शेयर कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।